दफ्तर से छूटकर जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, बहुत ही मस्त खुशबू मेरे पूरे तन मन में फैल गई। अपने पर्स को सोफे पर पटक हाथ मुंह धोकर मैं सीधे रसोई में जा घुसी। कढ़ाई में सिक रहे समोसों को देखकर पीछे से मम्मी के गले में बाहें डालकर बोली, अरे वाह मम्मी, आज तो आपने समोसे बनाकर दिल खुश कर दिया। बोलिए आपको क्या चाहिए? तू खुद मम्मी बन गई है, पर अभी भी बचपना नहीं गया तेरा। ले जल्दी से खाकर बता कैसे बने हैं। प्लेट में 2 समोसे और पुदीना की चटनी डालकर देते हुए मम्मी ने हल्की सी चपत मेरे गाल पर लगा दी। मम्मी बन गई तो क्या, मैं आपकी बेटी नहीं रही? कहते हुए मैं समोसे खाने लगी। सर्दियों में मम्मी के हाथ के समोसे के हम सब दीवाने थे। मुझे याद है मम्मी किलो किलो मैदा के समोसे बनाती, पर हम भाई बहन खाने में प्रतियोगिता सी करते और सारे समोसे को चट कर जाते थे। मम्मी को तरह तरह के व्यंजन बनाने का बहुत शौक था, इसीलिए शायद हम भाई बहन बहुत चटोरे हो गए थे। मैं बचपन की सुनहरी यादों में कुछ और खोती उससे पहले मेरे पति अविनाश ने घर में प्रवेश किया और आते ही फरमान जारी किया, नीरू, जल्दी से कड़क चाय पिला दो, सिर में तेज दर्द हो रहा है। बेटा, तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैंने तुम्हारी पसंद के पनीर के पकौड़े बनाए हैं और कड़क चाय बस तैयार होने ही वाली है। अरे मम्मी, आप क्यों परेशान होती हो? इतनी बार आपसे कहा है कि आप बस आराम किया करिए, पर नहीं, आप मान नहीं सकती। बेटा, हाथ पैर चलते रहेंगे तो बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, पर अगर जाम हो गए तो मेरे साथ तुम लोग भी परेशान हो जाओगे। इसीलिए हल्का फुल्का काम तो करने ही देते रहो। जिंदगी भर तो काम में कोल्हू के बैल की तरह जूते रहे और अब तुम आराम करने को कह रहे हो, तो बताओ कैसे हो पाएगा? मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा तो अविनाश चुप हो गए। हमें खिलाकर मम्मी अपनी प्लेट लगाकर ले आई और टीवी देखते हुए स्वयं भी खाने लगी। मम्मी की शुरू से आदत है कि जब तक घर के एक एक सदस्य को खिला नहीं लेंगी तब तक खुद नहीं खाएंगी। मैं कपड़े बदल के कुछ देर आराम करने के लिए पलंग पर लेट गई। लेटते ही मन आज से 2 साल पीछे जा पहुंचा, जब एक दिन सुबह सुबह मेरे भाई विराज का मेरे पास फ़ोन आया। माँ और पिताजी उस समय विराज के ही पास थे। मेरे फ़ोन उठाते ही वह बोला, मैं तो परेशान हो गया हूँ इन दोनों से। जब भी घर में आओ तो लगता है मानो 2 जासूस बैठे हैं घर में। हमारा इनके साथ अब एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। दीदी, आप ही कोई तरकीब बताओ जिससे ये दोनों यहाँ से चले जाए। विराज की बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। उससे उम्र में 8 वर्ष बड़ी होने के बावजूद समझ नहीं पाई कि उसके सवाल का क्या जवाब दूं। जिस बेटे के जन्म के लिए माँ पिताजी ने ना जाने कितनी मन्नतें मांगी, कितने मंदिर मस्जिद के दरवाजे खटखटाए और जिसके जन्म होने पर लगा मानो उनके जीवन के समस्त दुखों का समापन हो गया हो, वही बेटा आज उन्हें जासूस कह रहा था। अपनी औलाद की तरक्की से खुश होने वाले माँ पिताजी अपने ही बेटे के घर में जासूस कैसे हो सकते हैं? भारतीय संस्कृति में बेटे को मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने वाला कहा गया है। हमारे धर्म रक्षकों ने इस पर और चाशनी चढ़ाई कि मरने के बाद बेटे के द्वारा दी गई मुखाग्नि से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अन्यथा तो इंसान बस नरक में ही जाता है। बस इसी मानसिकता के शिकार माँ पिताजी इस कमर तोड़ती महंगाई में भी एक के बाद एक 3 बेटियों की कतार लगाते गए। इस बीच मम्मी की कोख में पड़ रही कुछ बेटियों को तो जन्म ही नहीं लेने दिया गया। खैर, इंतज़ार का फल मीठा होता है, ये कहावत हमारे घर में भी सही साबित हुई। और अंत में जब विराज हुआ तो लगा मानो साक्षात स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हो। माँ पिताजी को उनका वह अनमोल हीरा मिल गया था जो उनकी वृद्धावस्था को संभालने वाला था। अपने हीरे जैसे भाई को पाकर हम बहनों की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर हमें बुआ जी के बेटों की राह देखनी पड़ती थी। अब वह औपचारिकता समाप्त हो गई थी। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। हम तीनों बहनों की शादियां हो गई। दोनों
बड़ी बहनें अपने परिवार के साथ विदेश जा बसी थीं। सो साल 2 साल में एक बार ही आ पाती थी। ना केवल भाई विराज बल्कि हम बहनों को पढ़ाने लिखाने में भी मम्मी और पिताजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तक विराज भी एमबीए करके मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब करने लगा था। मैं भी यहाँ इंदौर में एक बैंक में पोस्टेड थी। भारतीय समाज में लड़के की जॉब लगते ही उसकी बोली लगनी शुरू हो जाती है। सो विराज के लिए भी रिश्तों की कतार लगी थी। जब भी किसी लड़की का फोटो आता तो माँ पिताजी की खुशी देखते ही बनती थी। अपने बुढ़ापे का सुखमय होने का सपना देख रहे माँ पिताजी को उस समय तगड़ा झटका लगा जब एक बार विराज छुट्टियों में घर आया और माँ पिताजी की लड़की देखने की तैयारी देखकर घोषणा की, मम्मी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। आप लोग बेकार में परेशान ना हो। विराज एक लाइन में अपनी बात कहकर घर से बाहर निकल गया। मम्मी, पिताजी को तो काटो खून नहीं। मम्मी कभी उस दरवाजे को देखती जहाँ से अभी विराज निकल कर गया था और कभी पिताजी को। अपने कानों सुनी बात पर वे भरोसा ही नहीं कर पा रही थी। अचानक किए गए विराज के इस विस्फोट से वे बुरी तरह घबरा गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, इसी दिन के लिए पैदा किया था इसे पता भी है कि कितने समर्पण के बाद हमने इसे पाया है। क्या क्या सपने सजोए थे बहू को लेकर, इसने एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। पिताजी शायद मामले की गंभीरता को भाप नहीं पाए थे या अपने बेटे पर अति विश्वास को। सो वे मम्मी को दिलासा देते हुए बोले, मैं समझाऊंगा उसे, बच्चा है, समझ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये सब क्षणिक आवेश है, मेरा बेटा है, अपने बाप की बात जरूर मानेगा। मम्मी को भी पिताजी की बातों पर और उससे भी ज़्यादा अपने बेटे पर विश्वास था। सो बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है मजाक कर रहा होगा। ऐसा नहीं कर सकता वह, हमारे अरमानों पर पानी नहीं फेरेगा हमारा बेटा। चूँकि अगले दिन विराज वापस मुंबई चला गया था, सो बात आई गई हो गई। पर अगली बार जब विराज आया तो पिताजी ने एक लड़की वाले को भी आने का समय दे दिया। विराज ने उनके सामने बड़ा ही रूखा और तटस्थ व्यवहार किया और लड़की वालों के जाते ही मम्मी और पिताजी पर बरस पड़ा। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? जब मैंने आपको बता दिया कि मैं एक लड़की से चाहता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा, फिर इन लोगों को क्यों बुलाया? वो मेरे साथ ही मेरे ही ऑफिस में काम करती है और यह रही उसकी फ़ोटो। कहते हुए विराज ने एक पोस्ट कार्ड साइज़ की तस्वीर मेज पर पटक दी। अपने बेटे की बातों को किंग कर्तव्य विमूढ़ सी सुन रही मम्मी ने लपक कर मेज से तस्वीर उठा ली। सामान्य से नैन नक्श और सांवले रंग की लड़की को देखकर उनकी त्योरियां चढ़ गई और बोली, बेटा, ये तो तेरे आगे कुछ भी नहीं है, तुझे इसमें क्या दिखा जो पागल हो गया? मम्मी, मेरे लिए नैन नक्श और रंग नहीं बल्कि गुण और योग्यता मायने रखती है और काजल बहुत लायक है। हाँ, एक बात और बता दूं कि काजल हमारी जाति की नहीं है। विराज ने कुछ सहमते हुए कहा। अपनी जाति की नहीं है मतलब? पिताजी गरजती आवाज में बोले, मतलब वह जाति से गुप्ता है। विराज ने दबे स्वर में कहा, यही दिन और देखने को रह गया था। ठाकुर परिवार में एक बनिया की बेटी बहू बनकर आएगी। वाह वाह, इसी दिन के लिए तो पैदा किया था तुझे। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों न गया। मुझे ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं। पिताजी आवेश और गुस्से से कांपने लगे थे। किसी तरह मम्मी ने उन्हें संभाला। तो ठीक है, ये नहीं तो कोई नहीं, मैं आप लोगों की खुशी के लिए आजीवन कुंवारा रहूँगा। विराज अपना फैसला सुनाकर घर से बाहर चला गया था। उस दिन ना घर में खाना बना और ना ही किसी ने कुछ खाया। प्रतिपल हंसी खुशी से गुंजायमान रहने वाले हमारे घर में ऐसी मनहूसियत छाई कि सबके जीवन में उल्लास और खुशी ने मानो अपना मुंह ही फेर लिया हो। शादीशुदा कहने के बावजूद हम बहनों को भी इस घटना ने कुछ कम प्रभावित नहीं किया। माँ पिताजी का दुख हमसे देखा नहीं जाता था और विराज अपने पर अटल था, पर शायद समय सबसे बड़ा मरहम होता है। कुछ ही महीने में बेटे के मोह में डूबे मम्मी और पिताजी को समझ आ गया था कि अब उनके पास बेटे की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं। जिस घर की बेटियों को
उनकी मर्जी पूछे बगैर ससुराल के लिए विदा कर दिया गया था। उस घर में बेटे की इच्छा का मान रखते हुए अंतरजातीय विवाह के लिए भी जोर शोर से तैयारियां की गई। विराज मम्मी और पिताजी की कमजोर नस थी, सो उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। खैर, गाजी बाजे के साथ हम सब काजल को हमारे घर की बहू बनाकर ले आए थे। सांवली रंगत और बेहद साधारण नैन नक्श वाली काजल गोरे चिट्टे लंबे कदकाठी और बेहद सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी विराज के आसपास जरा भी नहीं ठहरती थी। पर कहते हैं ना कि दिल आया गधी पर, तो परी क्या चीज़ है। एक तो बड़ा जनरेशन गैप, दूसरे प्रेम विवाह, तीसरे मम्मी पिताजी की बहू से ज़रूरत से अधिक अपेक्षा। इन सब के कारण परिवार के समीकरण धीरे धीरे गड़बड़ाने लगे थे। काजल के आते ही जब माँ पिताजी ने ही अपनी ज़िंदगी से अपनी ही पेट जाई बेटियों को दूध की मक्खी तरह निकाल फेंका था, तो बेटे बहू के लिए तो वे स्वतः ही महत्वहीन हो गई थी। कुछ ही समय में काजल ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। विराज और उसकी पत्नी काजल को परिवार के किसी भी सदस्य से कोई मतलब नहीं था। कुछ समय पूर्व ही काजल की डिलीवरी होने वाली थी। तब माँ पिताजी गए थे विराज के पास। नवजात पोते के मोह में बड़ी मुश्किल से 1 महीने तक रहे थे दोनों। तभी विराज ने मुझसे उन्हें वापस लखनऊ आने का उपाय पूछा था। मैंने भी उन्हें मुंबई से लखनऊ वापस आने के लिए राजी कर लिया था। अभी उन्हें आए कुछ महीने ही हुए थे कि अचानक एक दिन पिताजी को दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पीछे रह गई मम्मी अकेली। लोक लाज निभाते हुए विराज मम्मी को अपने साथ ले तो गया, परंतु वहाँ के दम घोटू वातावरण और काजल के कटु व्यवहार के कारण वे वापस लखनऊ आ गई। अब तो वापस उनके पास मुंबई जाने से इनकार कर दिया। सोने पे सुहागा यह कि विराज और काजल ने भी मम्मी को अपने साथ ले जाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। मनुष्य का जीवन ही ऐसा होता है कि एक समस्या का अंत होता है तो दूसरी उठ खड़ी होती है। अचानक एक दिन मम्मी बाथरूम में गिर गई और अपना हाथ तोड़ बैठी। विराज ने इतनी छोटी सी बात के लिए लखनऊ आना सही नहीं समझा। बस फ़ोन पर ही हालचाल पूछकर अपने कर्तव्य की पूर्ति कर ली। दोनों बड़ी ही बहनें तो विदेश में होने के कारण यूँ भी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त थी। बची मैं, सो विराज का रुख देखकर मेरे अंदर बेटी का कर्तव्य भाव जाग उठा। फ्रैक्चर के बाद जब मम्मी को देखने गई तो उन्हें अकेला एक नौकरानी के भरोसे छोड़कर आने की मेरी अंतरात्मा ने गवाही नहीं दी और मैं अब मम्मी को अपने साथ इंदौर लेकर आ गई। मैं कुछ और आगे की यादों में विचरण कर पाती, तभी कानों में अविनाश की आवाज़ गूंजी। कहाँ हो भाई, खाना वाना मिलेगा? 9:30 बजने जा रहे हैं। मैंने अपने खुले बालों का जूड़ा बनाया और फटाफट रसोई में जा पहुंची। देखा तो मम्मी ने रात के डिनर की पूरी तैयारी कर ही दी थी, बस केवल रोटी सेकनी बाकी थी। मैंने फुर्ती से गैस जलाई और सबको गर्मा गर्म रोटियां खिलाई। सारे काम ख़त्म करके मैं अपने बेडरूम में आ गई। अविनाश तो लेटते ही खर्राटे लेने लगे थे, पर मैं तो अभी अपने विगत से ही बाहर नहीं आ पाई थी। आज भी वह दिन मुझे याद है जब मम्मी को देखने गई। मैं वापस मम्मी को अपने साथ लेकर लौटी थी। मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए अविनाश ने मम्मी के आने पर उत्साह नहीं दिखाया था, बल्कि घर आकर तल्ख भरे लहजे में बोले, ये सब क्या है नीरू? मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा निर्णय तुमने कैसे ले लिया? कैसे मतलब? अपनी मम्मी को अपने साथ लाने के लिए मुझे तुमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी? मैंने भी कुछ व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया था। क्यों? अब क्यों नहीं ले गया इनका सगा बेटा इन्हें अपने साथ, जिसके लिए इन्होंने बेटी तो क्या दामादों तक को हमेशा नज़रअंदाज किया? अविनाश, आखिर वे मेरी मम्मी हैं, वह नहीं ले गया तभी तो मैं लेकर आई हूँ। मम्मी है वो मेरी, ऐसे ही तो नहीं छोड़ दूंगी। मेरी बात सुनकर अविनाश चुप तो हो गए, पर कहीं ना कहीं अपनी बातों से मुझे जता गए कि मम्मी का यहाँ लाना उन्हें जचा नहीं। इसके बाद मेरी असली परीक्षा शुरू हो गई थी। अपने 18 साल के वैवाहिक जीवन में मैंने अविनाश का जो रूप आज तक नहीं देखा था, वह अब मेरे सामने आ रहा था। घर आकर सबसे बड़ा मुश्किल प्रश्न था हमारे 2 बेडरूम के घर में मम्मी को ठहराने का। 11 वर्षीय बेटी चारू के रूम में मम्मी का सामान रखा तो चारू एकदम बिदक गई। अपने कमरे में
राजकुमारी की तरह अब तक एक छत्र राज करती आई। चारू नानी के साथ कमरा शेयर करने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें समझाया, तब कहीं मानी। पर रात को तो अपना तकिया और चादर लेकर उसने हमारे बेड पर ही अपने पैर पसार लिए कि आज तो मैं आप लोगों के साथ सोऊंगी, भले ही कल से नानी के साथ सो जाऊंगी। पर जैसे ही अविनाश सोने के लिए कमरे में आए तो चारू को बेडरूम में देखकर चौंक गए। लो, अब प्राइवेसी भी नहीं रही। आज के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो, कल से तो चारू नानी के साथ ही सोएगी। मैंने दबी आवाज़ में कहा कि कहीं मम्मी ना सुन ले। एडजस्ट ही तो करना है और कर भी क्या सकते हैं, अविनाश ने कुछ इस अंदाज में कहा मानो जो हो रहा है वह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। पर उन्हें इग्नोर करने के अलावा मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। मम्मी को सुबह जल्दी उठने की आदत रही है, सो सुबह 5 बजे उठकर उन्होंने रसोई में बर्तन खड़खड़ाने शुरू कर दिए थे। मैं मुंह के ऊपर से चादर तानकर सब कुछ अनसुना करने की कोशिश करने लगी थी। अभी मेरी फिर से आंख लगी ही थी कि अविनाश की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। नीरू, ये मम्मी की घंटी की आवाज़ बंद कराओ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मैंने लपक कर मुँह से चादर हटाई तो माँ की मंदिर की घंटी की आवाज़ मेरे कानों में भी शोर मचाने लगी थी। सुबह के सर्दी भरे दिनों में भी मैं कंबल से बाहर आई और किसी तरह मम्मी की घंटी की आवाज़ को शांत किया। जब से मम्मी आई मेरे लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता। 2 दिन बाद रात को जैसे ही मैं सोने की तैयारी कर रही थी कि चारू ने पिनपिनाते हुए बेडरूम दाखिल हुई। मम्मा, मैं नानी के पास तो नहीं सो सकती, वे इतने खर्राटे लेती हैं कि मैं सो ही नहीं पाती। और वह कंबल तानकर सो गई। अविनाश मुझे घूरते हुए करवट लेकर सो गए। बस मेरी आंखों में नींद नहीं थी। अगले दिन अविनाश को जल्दी ऑफिस जाना था। जैसे ही वे सुबह उठे तो बाथरूम पर मम्मी का कब्जा था। उन्हें सुबह जल्दी नहाने की आदत जो थी। बाथरूम बंद देखकर अविनाश अपना आपा खो बैठे। नीरू, मैं लेट हो जाऊंगा, मम्मी से कहो हमारे ऑफिस जाने के बाद नहाया करें। उन्हें कौन सा ऑफिस जाना है? अरे ऑफिस नहीं जाना है तो क्या हुआ बेटा, चाय तो पीनी है ना। और तुम जानते हो कि मैं बिना नहाए चाय भी नहीं पीती, मम्मी ने बाथरूम से बाहर निकलकर सफाई देते हुए कहा। जिंदगी भर अपनी शर्तों पर जीती आई मम्मी के लिए स्वयं को बदलना बहुत मुश्किल था और अविनाश मेरे साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थे। इन सब के बीच मैं खुद को तो भूल ही गई थी। किसी तरह तैयार होकर लेट लतीफ़ बैंक पहुंचती और शाम को बैंक से निकलते समय दिमाग में बस घर की परेशानी ही घूमती। इससे मेरा काम भी प्रभावित होने लगा था। मेरी हालत ज़्यादा दिनों तक बैंक मैनेजर से छुपी नहीं रह सकी और एक दिन मैनेजर ने मुझे अपने कैबिन में बुला ही भेजा। बैठो निरंजना, क्या बात है? पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ ज़्यादा परेशान लग रही हो। यदि कोई परेशानी है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो बताओ। अपने काम में सदैव परफेक्शन को इम्पोर्टेंस देने वाली निरंजना के काम में अब खामियां आ रही है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। सॉरी, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी, कहकर मैं सर के कैबिन से बाहर आ गई। क्या कहूँ सर से कि बेटियाँ कितनी भी पढ़ लिख लें, आत्मनिर्भर हो जाए, पर अपने माता पिता को अपने साथ रखने या उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए पति का मुंह ही देखना पड़ता है। एक पति अपनी पत्नी से अपने माता पिता की सेवा करवाना तो पसंद करता है, परंतु सास ससुर की सेवा करने में अपनी हेठी समझता है। समाज की इस दोहरी मानसिकता से अविनाश भी अछूता नहीं था। यदि वह चाहता तो मम्मी के साथ भली भांति तालमेल बिठाकर नित नई उत्पन्न होने वाली परेशानियों को काफ़ी हद तक कम कर सकता था। यूँ भी हम दोनों मिलकर अब तक के जीवन में आई प्रत्येक समस्या का सामना करते ही आए थे, परंतु जब से मम्मी आई हैं अविनाश ने उसे अकेला कर दिया। बीती यादों को सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह बेड के बगल की खिड़की के झीने पर्दों से आती सूरज की मध्यम रोशनी और चिड़ियों की चहचहाहट से उसकी नींद खुल गई। तभी अविनाश ने चाय के ट्रे के साथ कमरे में प्रवेश किया। उठिए मैडम, मेरे हाथों की चाय से अपने संडे का आगाज़ कीजिए। ओह क्या बात है, आज तो मेरा संडे बन गया। मैं फ्रेश होकर चाय का कप लेकर अविनाश के बगल में बैठ गई। तो आज रविवार का क्या प्लान है मैडम? मम्मी और चारू भी आते ही होंगे। मम्मा, आज हम लोग वंडर पार्क चलेंगे,
फॉर होल डे एंजॉयमेंट। चलोगे ना मम्मा? और नानी भी हमारे साथ चलेंगी। मम्मी के साथ वॉक करके लौटी चारू ने हमारी बातें सुनकर रविवार का अपना प्लान बताया। हाँ हाँ, हम सब चलेंगे। चलो जल्दी से नाश्ता करके सब तैयार हो जाओ। मेरे बोलने से पहले ही अविनाश ने घोषणा कर दी। पूरे दिन के एंजॉयमेंट के बाद लेट नाइट जब घर लौटे तो सब थक कर चूर हो चुके थे, सो नींद के आगोश में चले गए। मुझे लेटते ही वह दिन याद आ गया जब मम्मी के आने के बाद एक दिन लंदन से अविनाश की मम्मी ने फ़ोन करके बताया कि अगले हफ्ते वे भारत वापस आ रही हैं। 4 वर्ष के अविनाश के पिता का एक बीमारी के चलते देहांत हो गया था। उसके बाद से उनकी मम्मी ने ही अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। अविनाश 2 ही भाई बहन हैं, जिनमें दीदी की शादी एक एनआरआई से हुई, तो शादी के बाद से ही वे कनाडा जा बसी थीं। पिछले दिनों उनकी डिलीवरी के समय मम्मी जी वहाँ गई थी और अब उनका वापसी का समय हो गया था, सो आ रही थी। दोनों बच्चे अपनी मम्मी से बहुत अटैच हैं। उस दिन मैं बैंक से वापस आई तो अविनाश का मुंह फूला हुआ था। जैसे ही मम्मी सोसाइटी के मंदिर में गई थी वे फट पड़े। अब बताओ, मेरी मम्मी कहाँ रहेंगी? क्या सोचेंगी वे कि मेरे बेटे के घर में तो मेरे लिए जगह तक नहीं है? आखिर भारत में है ही कौन मेरे अलावा जो उन्हें पूछेगा? तुम्हारे तो और भाई बहन भी हैं, मैं तो एक ही हूँ ना मेरी मम्मी के लिए। अविनाश थोड़ी शांति तो रखो, आने दो मम्मी जी को, सब हो जाएगा। मैंने कहा। मना किया है कि उनकी जिम्मेदारी उठाने से, पर अपनी मम्मी की जिम्मेदारी भी है मेरे ऊपर। ये कहकर कि और भाई बहन उन्हें रखेंगे अपने पास, मैं कैसे अकेला छोड़ दूं उन्हें? आखिर मेरा भी पालन पोषण उन्होंने ही किया है। मेरी इन दलीलों में से एक भी शायद अविनाश को पसंद नहीं आई थी और वे अपने फूले मुंह के साथ बेडरूम में जाकर टीवी देखने लगे थे। एक हफ्ते बाद जब सासू माँ आई तो मैं बहुत डरी हुई थी कि अब ना जाने किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यद्यपि मैं अपनी मम्मी जी की समझदारी की शुरू से ही कायल रही हूँ, परंतु मेरी मम्मी को यहाँ देखकर उनकी प्रतिक्रिया से तो अनजान ही थी। मैंने मम्मी जी के रहने का इंतज़ाम भी मम्मी के कमरे में ही कर दिया था, जो अविनाश को पसंद तो नहीं आया, परंतु 2 बेडरूम में फ्लैट में और कोई इंतज़ाम होना भी संभव नहीं था। मेरी मम्मी की अपेक्षा मम्मी जी कुछ अधिक यंग, खुशमिजाज, समझदार और सकारात्मक विचारधारा की थी। मेरी भी उनसे अच्छी पड़ती थी। इसीलिए तो उनके आने के दूसरे दिन मौका देखकर अपनी सारी परेशानियां बयां करते हुए रो पड़ी थी मैं। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोली, तू चिंता मत कर, मैं कोई समाधान निकालती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उनकी अपेक्षा मेरी मम्मी का जीवन के प्रति उदासीन और नकारात्मक होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि पहले बेटे की चाह में बेटियों की कतार, फिर बेटे बहू की उपेक्षा। आखिर इंसान की सहने की भी सीमा होती है। परिस्थितियों ने उन्हें एकदम शांत, निरुत्साही बना दिया था। वही मम्मी जी के 2 बच्चे और दोनों ही वेल सेटल्ड। 2-4 दिन सब ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने अपने साथ मम्मी को भी मॉर्निंग वॉक पर ले जाना शुरू कर दिया था। वापस आकर दोनों एक साथ पेपर पढ़ते हुए चाय पीती थी, जिससे अविनाश और मुझे अपने पर्सनल काम करने का मौका प्राप्त हो जाता था। दोनों रसोई में आकर मेड की सहायता करती, जिससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता। जब तक मैं और अविनाश तैयार होते, मम्मी और सासू माँ मेड के साथ मिलकर नाश्ता टेबल पर लगा लेते। हम चारों साथ साथ नाश्ता करते और ऑफिस के लिए निकल जाते। अपनी मम्मी को यूँ खुश देखकर अविनाश भी खुश होते। कुल मिलाकर सासू माँ के आने से मेरी कई समस्याओं का अंत होने लगा था। सासू माँ को देखकर मेरी मम्मी भी पॉजिटिव होने लगी थी। एक दिन जब हम सुबह नाश्ता कर रहे थे तो सासू माँ बोली, निरंजना, आज से चारू अपनी दादी नानी के साथ सोएगी। कितनी नसीब वाली है कि दादी नानी दोनों का प्यार एक साथ लेगी। क्यों चारू? हाँ मम्मी, अब से मैं आप दोनों के नहीं बल्कि दादी नानी के बीच में सोऊंगी। उन्होंने मुझे रोज एक नई कहानी सुनाने का प्रॉमिस किया है। चारू ने भी चहकते हुए कहा। इस बात से अविनाश भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें उनका पर्सनल स्पेस वापस जो मिल गया था। मम्मी जी के आने के बाद मैंने भी चैन की सांस ली थी और बैंक पर वापस ध्यान केंद्रित कर लिया था। अब 4 महीने तक हमारे बीच रहकर मम्मी जी वापस कुछ दिनों के लिए दिल्ली चली गई थी, पर इन 3 महीनों में उन्होंने मेरे लिए जो किया वह मैं ताउम्र नहीं भूल सकती थी। सच में इंसान अपनी सकारात्मक सोच और समझदारी से बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी चुटकियों में
हल कर सकता है, जैसा कि मेरी मम्मी जी ने किया था। मम्मी के मेरे साथ रहने पर भी उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा था, जब मेरी बेटी मेरा ध्यान रख सकती है, तो मेरी बहू अपनी मम्मी का ध्यान क्यों नहीं रख सकती। और मुझे गर्व है अपनी बहू पर कि अपने दूसरे भाई बहनों के होते हुए भी उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा और निभाया। तभी तो उनके जाने के समय मैं फफक फफक कर रो पड़ी थी और उनके गले लग के बोली, मम्मी जी जल्दी आना। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।